हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग स्टूडेंट्स कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 5 बायोलॉजी सेक्शन से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स अब बारी है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसी को कुछ याद हो या ना हो, पर हमेशा एक बात जरूर याद रहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब कि वो एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब हमारे में भी स्टूडेंट्स पावर कब होगी? पावर हमारे अंदर जब भी होगी जब हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इस पे क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज ही आए, क्या पता ये क्वेश्चन उठ के आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स में प्रेजेंट, मतलब कि जैसे कि हर एक ऑर्गेनेली की एक मेम्ब्रेन होती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं उसमें से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किस किस का है? एक तो न्यूक्लियस का है और एक माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो स्टूडेंट्स ये भी आ जाता है एग्जाम में कि चाहे 1 मार्क्स में आ जाए, पर ये पूछा जाता है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किस किस का होता है। तो अभी तक जितनी हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ी है मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो किन किन में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस का मतलब कि छेद छेद होते हैं, लाइक होल्स प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसका मतलब डीपली फोल्डेड का मतलब स्टूडेंट्स ऐसे, ये डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है ऐसे। ठीक है, नाउ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एटीपी होती है वो एनर्जी करेंसी होती है सेल की, क्योंकि इसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एक तो स्टूडेंट्स ये वाली जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, और अगर बाय चांस एडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई तो क्या होती है? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। अब मैंने आप लोगों को डीएनए की फुल फॉर्म भी बताई थी। डीएनए की फुल फॉर्म अगर किसी को याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा एक बार कमेंट तो करो कि आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता है या नहीं पता है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी। अभी अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो मेरी तो बहुत सारे बच्चों को याद होगी, बट लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार कमेंट में लिख के बता दो डीएनए की फुल फॉर्म, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन ठीक से पढ़ रहा है। अब एक होता है आरएनए। ये बाय चांस आ जाए पेपर में तो आ जाए, वैसे नहीं आता है। एडीपी और आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पर इसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की क्या होती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ अब देखो डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? एनीवन रिमेंबर्स? न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिससे उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रफ दिखाई देता है, क्योंकि उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट
हेयर इज एन एक्सेप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अलावा किस किस ऑर्गेनेली में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है प्लास्टिड के बारे में, बट प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम खुद का ही प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इज दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स किससे बनाते हैं? राइबोसोम से। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो अपने प्रोटीन्स भी खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे उसका सरफेस रफ दिखाई देता है, और जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है कुछ हद तक। अगर उसे ज्यादा की जरूरत है तो फिर वो न्यूक्लियस से लेगा, बट जहां तक कुछ कुछ वो खुद भी अपना प्रोड्यूस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखो फंक्शन तो हर कोई पढ़ लेता है, रीजनिंग भी हर कोई पढ़ लेता है, बट ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं कि डबल मेम्ब्रेन कवरिंग किस किस ऑर्गेनेली में होती है, तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में, और कि डीएनए और राइबोसोम कौन से खुद ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के। अब देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं हमारे सेल में प्रेजेंट जो अपना काम खुद करती हैं, बट ये डीएनए और राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, और ये देखो, ये तो इनर कवरिंग है, आउटर कवरिंग इज लाइक दिस, यहाँ पे पोर्स होते हैं इसकी कवरिंग पे, पोर्स पोर्स पोर्स, मतलब कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। क्यों प्रेजेंट होते होंगे पोर्स? ताकि कुछ भी अंदर आ सके, कुछ भी बाहर जा सके, लाइक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वो भी एक्ट करती होगी। क्योंकि अगर इसमें पोर्स नहीं होंगे तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के को और प्रोटीन्स या किसी और चीज की जरूरत होगी तो वो बाहर कैसे जाएगा? एटीपी कैसे प्रोवाइड करेगा? स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है रीजनिंग के लिए। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास, तो सबको ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा मुझसे पढ़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।